हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टेनो एक्सप्रेस में। आज का हमारा टॉपिक है या अपवाह तंत्र का हमारा दूसरा वीडियो है। तो अपवाह तंत्र जो हमने नई स्टार्ट की थी, तो अपवाह तंत्र का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था यह जो था सिंधु नदी तंत्र। चूँकि अभी हम उत्तर की जो हिमालय की जो नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनमें 3 तंत्र हैं, एक सिंधु नदी, एक गंगा नदी तंत्र और तीसरा हमारा यह है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया है। अब स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र से। तो गंगा नदी तंत्र के लिए दूसरा वीडियो ट्राई करते हैं जिसमें गंगा का स्पेशल दिया हो। तो यह है हमारा गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में जो इसकी सबसे मुख्य नदी है, मतलब जो है वह गंगा नदी है। तो गंगा नदी हमारी यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से, और उत्तराखंड से निकलने के बाद यहाँ तक बांग्लादेश में जाती है और यहाँ बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे गिर जाती है। तो गंगा नदी जो है इसकी 2 शाखाएं हैं, एक भागीरथी, दूसरी अलकनंदा। दोनों देवप्रयाग में यहाँ पे मिलती हैं उत्तरकाशी ज़िले में, और मिलके यहाँ पे गंगा का निर्माण करती हैं। तो वास्तव में, और गंगा पूछा जाए कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यह हम लगा देंगे। हरिद्वार के निकट या मैदानी भाग में प्रवेश करती है और फिर मैदान से आके बहने लगती है। अब गंगा नदी बहती है, यहाँ तक बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियों के बारे में बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं गंगा नदी के बारे में। तो यहाँ पे प्रयागराज में इसमें यमुना नदी भी मिल जाती है दाईं तरफ से आके, और फिर आगे बढ़ती हुई है यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में जब प्रवेश करेगी तो इसका नाम बदल जाएगा। बांग्लादेश में से गंगा नहीं कहेंगे, बांग्लादेश में इसका नाम हो जाएगा पद्मा। बांग्लादेश में नाम बदल जाएगा पद्मा। और वहाँ बांग्लादेश में धारा की गति इतनी मंद हो जाएगी कि कई छोटी छोटी वितरिकाओं में अब बट जाएगी। इन छोटी छोटी उनमें वितरिकाओं में बट जाएगी और बट के इस वाले क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे गिर जाएगी और सुंदरवन का डेल्टा बनाएगी यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में, या एक डेल्टा का निर्माण करेगी। डेल्टा इस आकार को कहते हैं क्योंकि वितरिका इस तरीके से बना देती है आकृति, तो इसे डेल्टा बोलते हैं। और यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा स्थित है। अब जाके यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस हिस्से में से भागीरथी हुगली के नाम से जानी जाती है। अब उसके अलावा इसमें जमुना नदी भी मिलती है यहाँ से आके, और बराक नदी भी इधर से आके मिलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी इसमें यहाँ पे मिल जाती है। इसके बारे में अलग अलग अभी डिटेल के नाम से देखेंगे। और फिर उसके बाद में मेघना नदी के नाम से ही, या जब गिरती है तो इसका अंतिम नाम मेघना नदी होता है, क्योंकि मेघना नदी ही आके इसमें मिल जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इसका विस्तार हुगली और मेघना नदियों के बीच में है। तो यह हुगली नदी हो गई, और यह यहाँ से मेघना नदी यहाँ से मिलती है इसमें। तो यह वाला एरिया जितना है, यह टोटल एरिया यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा है। तो ये सुंदरवन का डेल्टा है। उसके अलावा डेल्टा का समुद्री भाग जो है यह वाला, तो इसमें काफ़ी सारी वृक्ष हैं, और वृक्ष ज़्यादातर यहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। और हुगली जो है, यह हुगली नदी है, इसको काफ़ी विश्वासघाती नदी बोलते हैं। और कोलकाता नदी इसी के बंदरगाह पे, हुगली नदी के बंदरगाह पे, हुगली नदी के तट पे बंदरगाह स्थित है कोलकाता, जिसे पूर्व का लंदन बोलते हैं। एक लंदन ब्रिटेन में है, दूसरा इसे पूर्व का लंदन बोलते हैं। तो इसकी जब सहायक नदियों के बारे में हम देखते हैं, तो सहायक नदियों के बारे में देखने पे हम एक एक को देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रामगंगा नदी से। हम सबसे पहले बाएं तट की नदियां देखते हैं। तो ये हमारी रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी जो है वह गैरसैंण के निकट एक स्थित है कुमाऊं हिमालय में गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली एक छोटी नदी है यह, और इस नदी का उद्गम भी एक हिमनद ही है। इसलिए जब नदी में वर्षा ऋतु और शुष्क ऋतु में पानी की मात्रा कम हो जाती है, वर्षा में बढ़ जाती है। जब यह नदी शिवालिक को यहाँ पे पार करती है, शिवालिक सबसे तीसरा हिमालय जो अंत वाला हिमालय है, शिवालिक को पार करती है, तो दक्षिण पश्चिम की ओर अपना रास्ता मोड़ लेती है
और दक्षिण पश्चिम को मोड़ के यह उत्तर प्रदेश के में नजीबाबाद के निकट यह मैदान में प्रवेश करती है और अंत में कन्नौज के निकट यहाँ पे गंगा नदी में यह मिल जाती है। रामगंगा यह नदी, इसकी रामगंगा की जो लंबाई है लगभग 600 किलोमीटर यहाँ तक बहती है और इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 32,800 वर्ग किलोमीटर है। तो इतना इसका अपवाह क्षेत्र हो गया। दूसरी नदी जब हम इसकी देखते हैं तो शारदा नदी इसमें दिखाया नहीं गया, तो एक शारदा नदी हो गई। यह भी नेपाल से निकलती है। नेपाल में एक हिमनद है मिलाम। जहाँ यह निकलती है वहाँ शारदा को कहते हैं गोरी गंगा। तो गोरी गंगा कहते हैं। भारत नेपाल सीमा पे जब शारदा आती है तब उसे भारत नेपाल सीमा पे काली नदी बोलते हैं। और जब यह हमारे यूपी में आ जाती है, उत्तर प्रदेश में, और बाराबंकी ज़िले में यह मिल जाती है गंगा नदी में, और गंगा नदी में नहीं है, घाघरा नदी में मिल जाती है। और घाघरा नदी में मिलके तब यह इसे चौक नाम से वहाँ पे जानते हैं। तो यह शारदा नदी हो गई। फिर उसके बाद देखते हैं हमारी गंडक नदी, यह वाली गंडक नदी के बारे में देखते हैं। तो दो पर्वत हैं, एक तो इधर धौलागिर और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत एवरेस्ट। इन दो पर्वतों के बीच से निकलती है, यानी इधर एवरेस्ट, इधर धौलागिर, और दोनों के बीच से यह गंडक नदी निकलती है और नेपाल हिमालय से निकलती है और नेपाल के मध्य भाग का जो जल है वह गंडक नदी बहा के लाती है और बिहार के चंपारण ज़िले में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उसके बाद पटना के निकट सोनपुर में, यहाँ पे पटना के निकट एक जगह है सोनपुर, और सोनपुर में यह गंगा से मिल जाती है। गंडक नदी जो है वह अपने मार्ग बदलने के लिए फेमस है। इसकी कुल लंबाई जो है वह 425 किलोमीटर है। 425 किलोमीटर लंबी है यह गंडक नदी, और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वह 48,500 स्क्वायर किलोमीटर है। इतने क्षेत्र का यह जल भारत का बहा के भारत में लाती है, गंगा नदी में मिला देती है। नेक्स्ट नदी देखते हैं कोसी नदी। तो कोसी नदी जो है गंगा की काफ़ी बड़ी सहायक नदी है। यह भी एक पूर्ववर्ती नदी है। 7 नदियों से मिलकर यह बनती है और कई सारी धाराओं से मिलकर बनती है। एवरेस्ट के उत्तर में फुंगचू नामक स्थान से, यहाँ पे फुंगचू नामक स्थान से यह कोसी नदी निकलती है और नेपाल में मध्य हिमालय को पार करते ही पश्चिम की ओर से इसमें सुनकोसी और तमूर इत्यादि नदियाँ इसमें मिल जाती हैं और काफ़ी नदियों के मिलने के बाद यह सप्तकोसी नदी नाम से जानी जाती है। इस नदी की लंबाई जो है वह लगभग 730 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र लगभग 46,900 वर्ग किलोमीटर है। तो मार्ग बदलने की वजह से कोसी नदी का एक स्पेशल नाम है, याद रखिएगा, बिहार का शोक, क्योंकि बाढ़ बहुत ज़्यादा ले आती है। बिहार का शोक, वहाँ के लोग इससे परेशान रहते हैं बाढ़ की वजह से, इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। तो एक तो यह हो गया। उसके बाद देखते हैं महानंदा नदी। तो यह हमारी महानंदा नदी है। महानंदा नदी जो है वह पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ पे जो दार्जिलिंग की पहाड़ी और सिलीगुड़ी के समीप यहाँ पे ढाल बनाती हुई गंगा में यहाँ पे आके मिल जाती है और भारत में गंगा के बाएं एवं उत्तरी तट की अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद जो है इसमें ब्रह्मपुत्र नदी मिलेगी। और इसके बाद देखते हैं केन नदी। केन को देख लेते हैं। केन जो है मध्य प्रदेश के सतना ज़िले से निकलती है। सतना ज़िले में कैमूर की पहाड़ियों से, कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं, जब हमने विंध्य पर्वत देखा था उसका एक हिस्सा था कैमूर पर्वत, वहाँ से यह निकलती है और बांदा के निकट, यहाँ पे बांदा के निकट, यूपी का एक ज़िला है बांदा के निकट यह यमुना में मिल जाती है। इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं केन की, सोनार और बीवर इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। इसी नदी के, केन नदी के ही तट पे चित्रकूट भी स्थित है। चित्रकूट, जहाँ भगवान राम को जब वनवास हुआ था तो उन्होंने यहाँ पे अपनी कुटिया बनाई थी चित्रकूट में, तो वह चित्रकूट भी इसी के तट पर स्थित है। अब देखते हैं सोन नदी के बारे में। यह हमारी सोन नदी हो गई। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है
और यह नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पठार से, तो यह कहाँ से निकलती है, अमरकंटक। तो अमरकंटक से और एक नदी निकली थी नर्मदा, तो अमरकंटक के उसके अलावा दामोदर भी, तो 3 नदियाँ अमरकंटक से निकलती है। एक तो नर्मदा निकलती है, दूसरी हमारी सोन नदी निकलती है और तीसरी हमारी दामोदर नदी निकलती है। तो 3 नदियाँ निकलती हैं। तो सोन नदी के बारे में जब देखते हैं तो अमरकंटक के पठार से निकलती है और पटना के पश्चिम में गंगा के दाहिने तट पे या यहाँ पे मिल जाती है गंगा में। यह नदी पठार से जल प्रपातों के क्रम में निकलती है, यहाँ पठारों को काटती है तो वहाँ पे जल प्रपात यानी झरनों का निर्माण करती है और कैमूर श्रेणी से जाके मिलती है और उसके बाद कैमूर श्रेणी इसकी धारा को उत्तर पूर्व की ओर मोड़ देता है। इसके रेत में यानी इसकी जो बालू है इसमें सोने के कण भी मिलते हैं, तभी सोन नदी सोना या सोन नदी कहा जाता है, इसीलिए इसे सोन नदी या स्वर्ण नदी भी कहते हैं। इसकी लंबाई जो है 780 किलोमीटर है, 780 किलोमीटर लंबी अपवाह क्षेत्र लगभग 54,000 किलोमीटर है। और इसकी मुख्य सहायक नदियां जो हैं वह हैं कनहर, उसके अलावा रिहंद है इसकी मुख्य सहायक नदी, और एक है उत्तरी कोयल। तो स्वर्ण हो गया, उत्तरी कोयल इसी की सहायक नदी हो गई। नेक्स्ट देखते हैं दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो हमारी यह हो गई दामोदर नदी। तो दामोदर नदी के बारे में देखते हैं तो यह पश्चिम बंगाल और झारखंड में भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, जो झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से निकल के आसनसोल के समीप पश्चिम बंगाल के डेल्टा मैदान में प्रवेश करती है और अंत में रूपनारायण नदी के जल को ग्रहण करती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। देखिए यहाँ पे हुगली नदी में या दामोदर नदी आके यहाँ पे हुगली नदी में मिल जाती है और अंत में हुगली नदी गंगा नदी में मिल जाती है। कुल लंबाई जो है इसकी दामोदर नदी की 541 मील है। इसका बहाव क्षेत्र 22,000 लगभग वर्ग किलोमीटर है। पूर्व में इस नदी में अचानक बाढ़ आ जाती थी, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। जिस तरीके से बिहार का कोसी था शोक, उसी तरीके से बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी है। भारत के कोयला अभ्रक क्षेत्र जो हैं दामोदर नदी के ही एरिया में पाए जाते हैं। इसकी अन्य सहायक नदियां बराकर, जमुनिया तथा बरकी हैं। अब देखते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं। तो यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी और सबसे पश्चिमी यानी यहाँ से सबसे पश्चिम से आती है, तो सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। यह बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यानी कौन से हिमनद से निकलती है? यमुनोत्री, इसलिए इसका नाम पड़ा यमुना। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। टिहरी गढ़वाल जिले में यह स्थित है यमुनोत्री हिमनद। गंगा के समानांतर यहाँ तक प्रवाहित होती है। उसके बाद इलाहाबाद में यहाँ पे संगम होता है, तो इलाहाबाद या प्रयागराज में यह गंगा से मिल जाती है। हिमालय पर्वत में उत्तर की ओर मंसूरी श्रेणी के पीछे इसमें आके यहाँ पे टोंस नदी मिलती है। तो इसमें टोंस नदी आकर मिलती है। और उसके अलावा हम देखते हैं इसके बाद लघु हिमालय की पहाड़ियों को आगे काट कर यह बढ़ती है, जहाँ पश्चिम की ओर इसमें गिर की और पूर्व की और नदियाँ मिलती हैं। इसके अलावा इसकी सहायक नदियों के बारे में देखें तो चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। 4 नदियाँ इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं जो एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और उसके बाद टोंस, सोन जो हैं, टोंस, सोन, दामोदर, हुगली, यह सभी सहायक नदियाँ हैं गंगा की। तो ये सभी 4 गंगा में और ये 4 यमुना में, याद रखिएगा। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तो 4 सहायक नदियाँ हैं जो इसके दाएं तट से आके इसमें मिल जाती हैं। ये ज़्यादातर सभी नदियां जो हैं अरावली और विंध्य श्रेणी और मालवा पठार से निकल के इसमें मिल जाती हैं। यमुना की जो टोटल लंबाई है वो 1370 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 3,60,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद देख लेते हैं चंबल नदी, जो यमुना की सहायक नदी है। तो चंबल नदी जब हम देखते हैं तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के समीप मालवा पठार से निकलती है। मालवा पठार से निकलती है और उत्तर दिशा में राजस्थान के कोटा
कोटा तक एक गॉर्ज से होकर बहती, फिर बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर से होती है, अंत में इटावा के समीप यहाँ पे इटावा जो ज़िला है वहाँ ये आके यमुना में मिल जाती है। यह अपनी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन के लिए प्रसिद्ध है। इसने बहुत सारे खड्डे बना दिए हैं। ऊबड़ खाबड़ जिसे उत्खात भूमि कहते हैं, उत्खात भूमि के लिए यह बहुत फेमस है। चंबल के बीहड़ा, चंबल के डाकू के बारे में आपने सुना होगा, जैसे गब्बर सिंह वगैरह को दर्शाया गया है। तो वह बीहड़ में जो वीरप्पन वगैरह रहते थे तो वह बीहड़ या जंगल कहते हैं। वहाँ पे ज़मीन जो है बहुत ऊबड़ खाबड़ होती है, खेती वगैरह पॉसिबल नहीं होती, सिर्फ जंगल होते हैं। तो चंबल की जो संपूर्ण लंबाई है वह 965 किलोमीटर है। उसके अलावा राजस्थान की यह एकमात्र सदा नीरा यानी हमेशा पानी जिसमें रहे ऐसी नदी है, बाकी नदियाँ सूख जाती हैं। इसका पौराणिक नाम चरमावती या चरणमोती था। इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वह बनास हैं, मेज है, पार्वती है, काली सिंध है, छिप्रा है। तो यह सभी इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं। तो इसी के साथ हमारा जो यह वीडियो है जिसमें हमने देखा कि हमारा गंगा नदी तंत्र के बारे में, अगले वीडियो में देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में।